नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज करेंगे। अगर आप अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए ताकि आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का मौका मिले। तो चलिए आगे टेस्ट सीरीज हम लोग देखते हैं। समय 2 घंटे का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से संविधान के कार्य हैं? पहला है, वह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिसमें समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। दूसरा है, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। तीसरा है, यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। फिर नीचे कूट दिया गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है केवल एक सही है, बी है केवल 1 और 2 सही है, सी है केवल 2 और 3 सही है, डी है केवल 1, 2 और 3 सही हैं। तो आप सोच के इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अपने पास एक कॉपी रखिए। क्वेश्चन आंसर उस पर नंबर लिखा करिए कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत। ये कह रहा है, यह मूल नियमों संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में है। ये कह रहा है, यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिसमें समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। ये तो ठीक है। यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा है, यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। ये भी सही है मेरे ख्याल से, तो डी होना चाहिए। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पहले का मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया था? पहला ऑप्शन है भाग 4, दूसरा है भाग 3 और तीसरा है भाग 16 भाग तक कहाँ? अच्छा 16। और चौथा है भाग 22।
आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं ड्रॉप करूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका आंसर शीट में डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से आंसर अपना मिला सकेंगे, अपनी कॉपी में भी लगा सकते हैं। हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं? पहला है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। दूसरा है कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तीसरा है कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। और चौथा है सभी मूल अधिकार स्वनिष्पादन योग्य हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? आप अपने हिसाब से देखेंगे, मैं अपने हिसाब से देखूंगा। आंसर शीट में बाद में मिलाएंगे, आंसर शीट भेज देंगे, आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा। मुझे तो ऑप्शन ए लग रहा है। तीनों सही है, ये 3 सही है, चौथा गलत है। सभी मूल अधिकार स्वनिष्पादन योग्य है, ये बात मुझे गलत लग रही। तो मैं चौथे के साथ नहीं जाऊंगा, मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा। इसमें केवल 1, 2 और 3 सही है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऑप्शन, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। फिर उसके बाद जो है वो रहा दूसरा, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। तीसरा है इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसी है। इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसमें से सही देखना है हमें, ये बात उपयुक्त कथनों में से सही है या गलत, ये पहले ध्यान देना होगा। तो इसमें लिखा है कि कौन सा सही है इसमें उस पर निशान लगा। तो आपका ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है केवल 1, 2 और 3। पहला ऑप्शन है ए, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। आयुष्मान योजना, ये तो है सही। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जा रही है, ये भी ठीक है। ये अभी मैं 2 दिन पहले पढ़ा हूँ। और इस कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसी हैं।
ये भी ठीक लग रहा है। ये करंट से रिलेटेड है क्वेश्चन, इसमें मुझे लग रहा है ना डी सही होगा। आपको कौन सा सही होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। जब आंसर भेजूंगा तो आप मिला करके अपना उत्तर जांच कर लेंगे। इसका जो एक्सप्लेन होगा वो भी हम भेज देंगे आपको PDF फॉर्म में। आपको लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से लिंक आप टेलीग्राम में जा कर के, टेलीग्राम पे हमारे UPSC स्टूडेंट का ग्रुप है, उसमें पा सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। दूसरा है, इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। इसका ऑप्शन है, इसमें से सही चुनना है। ऑप्शन है केवल ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना ही 2। ये भी जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँगा। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। आप वीडियो पॉज करके रोक करके कर सकते हैं। निम्नलिखित इग्मों पर विचार कीजिए। अनुसूची और दूसरा दिया है उपबंध। पहला दिया है चौथी अनुसूची और उपबंध में दिया है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन। छठी अनुसूची में दूसरा दिया, छठी अनुसूची दिया है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। तीसरा दिया है 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है वही लगाना है टिक। आप देख लीजिए अपना क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2 और 3, ऑप्शन सी में केवल 1 और 3, ऑप्शन डी में केवल 1, 2 और 3। चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, ये बात सही है। और छठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित, ये गलत है। और 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों की अनिर्हरता से संबंधित है, ये मुझे सही लग रहा है। पहला और तीसरा मुझे सही लग रहा है, तो मैं जाऊंगा सी के साथ जाऊंगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थ है?
नंबर 1 दिया है मिथाइल ब्रोमाइड, दूसरा दिया है ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, तीसरा दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, चौथा दिया है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन ए में दिया है 1, 2 और 3, बी में दिया है 2 और 4, सी में दिया है केवल 4, डी में दिया है 1, 2, 3 और 4। क्षयकारी पदार्थ मतलब जो ओजोन के लिए घातक साबित हों। मुझे लग रहा है मैं सारे पे मारना चाहूँगा, फिर आगे आंसर में कल ही पता चलेगा। मैं डी के साथ जाना चाहूँगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई है? पहला है किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने हेतु संसद को सशक्त बनाना। दूसरा दिया है देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य। सी दिया है करों का भुगतान करना नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। डी है किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने वाले किसी भी कानून को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब इसमें से कौन सही है आप बताओ सोच के। देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य है स्वर्ण सिंह समिति में। ये सही है बी। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का कार्य नहीं है? है ए में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना। बी है इसमें बम विस्फोट, वाहनों और जहाज़ों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना। सी है इसमें पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों की जांच करना जिनका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो। डी इसमें अपराधों के आंकड़ों का अनुसरण करना और आपराधिक जानकारी का प्रसार करना। सीबीआई का कार्य नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी को ये तो ठीक है, ये तो है। बम विस्फोट, विमानों और जहाज़ों के अपहरण पर ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसमें बी सही है। 8वां 9वां का बी, 9वां का बी सही है। हम देखें क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस टाइप USB टाइप C कनेक्टर
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रतिवर्त्यता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है। और दूसरा है, यह पूर्व के USB प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, मतलब कौन सा कथन सही है। पहला है, केवल एक सही है। दूसरा बी है, केवल दो सही है। सी है एक और दो दोनों सही हैं। डी है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। यह प्रतिवर्त्या के साथ एक दो तरफा दोनों तरफ से कनेक्टर लग जाता है तो ये तो देख सही है। जो फ़ोन का चार्जिंग आता है सी टाइप का, उसकी बात कर रहा है। यह पूर्व के USB प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। दोनों कथन सही है, तो डी, इसलिए हम सी के साथ जाएंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी? पहला ही सही है इसमें, चमकमदोर राजन मामले में 1951 में। उसमें पढ़ देता हूँ, मुझे लग रहा पहला ही सही है। बी है, गोलकनाथ मामले 1967। सी है, केशवनंद भारती मामले 1973। और डी है, मिनर्वा मिल्स मामले 1980। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विषय है बैंकिंग, सूची है समवर्ती, विषय है कृषि, दूसरा सूची में दूसरा है राज्य, तीसरे विषय में है तीसरा व्यवसाय संघ, सूची में है संघ। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? ए है, कोई भी युग्म सम्मिलित नहीं है। बी है, केवल एक युग्म सम्मिलित है। सी है, केवल दो युग्म सम्मिलित है। डी है, तीनों युग्म सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? मैं इस क्वेश्चन को मैं इसे ड्रॉप करूँगा, छोड़ दूँगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है? पहला है भीम सिंह जी मामला, दूसरा है इंदिरा साहनी मामला, सी है मिनर्वा मिल्स मामला और डी है कीहोतो होलोहन मामला।
निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय के ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों के और राजनीतिक निषेध तत्वों के सामंजस्य और संतुलन बैठाने के लिए मूल ढांचे का भाग समझना कि मूल ढांचे का भाग है। मिनरवा मिल्स मामला है। हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। आगे पहले पार्ट में, आगे वाले पार्ट में हम थोड़ा सा तेज़ी से करने का, थोड़ा तेज़ करेंगे, क्योंकि इतना धीमे धीमे करेंगे तो हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। तो इतना 14 तक मैं भी कर रहा हूँ, कल मैं 15 से करूँगा। थैंक यू। आप भी इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। बाय।